अब हम वापस आते हैं अपने आईपी हेडर की तरफ। ये आईपी हेडर है जी सर। सर आपने जैसे कहा कि जोंग की जैसे अगर डिवाइस है तो वो हमारा प्राइवेट आईपी होता है, जो जी आपकी जैसे मशीन जोंग वगैरह को वगैरह। यूजुअली प्राइवेट आईपी मिला होता है। सर तो और जो आप बाहर की उसका अपना दुनिया है इंटरफेस उसको जो है खोलिएगा ना। प्लीज जाके आप अपने जो भी आपका इंटरनेट डिवाइस है उसका वो वेब में आप इंटरफेस खोल सकते हैं। आप अपना ब्राउजर खोल लें, उसका आईपी जो है ब्राउजर में एंटर करें, आपका एक पेज खुल जाएगा। यूजुअली एडमिन एडमिन ही उसके यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, वरना गूगल बता देगी कि कौन सी कंपनी का कौन सा डिवाइस जो है उसका पासवर्ड क्या है। उसमें जाके आप सेटिंग्स में देखें, ये सारी डिटेल वहां पे मौजूद है। अगर आपको नहीं पता उसका आईपी क्या है, तो आप अपना वो जो है आईपी कॉन्फ़िग की एक कमांड मैंने आपको बताई थी, वहां पे जो गेटवे एड्रेस है ना, यूजुअली वो आपका उस डिवाइस का एड्रेस ही होता है। वो अपनी जाके वेब ब्राउजर में लिखें तो यू कैन ओपन दैट डिवाइस टू सी कि वो क्या किया। उसमें काफी सारी कॉन्फ़िगरेशंस की ऑप्शंस हैं। एडिट करते हुए ख्याल कीजिएगा, हो सकता है कि आप उसकी वर्किंग को वहां पे बंद कर दें। जी सर, सवाल पूछें। सर सवाल ये था कि फिर जो जैसे जोंग एज अ होल जो है ना बाहर की दुनिया को एक ही वो नजर आ रहा था, यानी कि उसके अंदर सारे जितने भी प्राइवेट आईपी है। जोंग एज अ होल एक नजर आ नहीं सकता। हम ना इसकी लिमिटेशन भी देखेंगे, प्राइवेट के पीछे पब्लिक आईपी, पब्लिक के पीछे प्राइवेट आईपी को छुपाने की। आप नेटिंग तक ठीक। वेट कर लें, नेटिंग शायद हम नेक्स्ट वीक में पढ़ रहे होंगे, ठीक है लिमिटेशंस भी। सर। लेकिन एक रीजनेबल ग्रुप 20 40 50 लोगों को हम शायद एक ग्रुप के पीछे छुपा सकते हैं। इससे ज्यादा पे जाएंगे ना तो हमें कुछ लिमिटेशन आनी शुरू हो जाएंगी। सही हो गया सर। सही है, डीमल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग की ही लिमिटेशन आएगी, उसको हम वहां पे जाके डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा आईपी हेडर है। हेडर्स को अब हम पढ़ना और समझना शुरू हो चुके हैं। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि बार बार हमारी नेटवर्क्स की जब भी आप बात करेंगे, जब भी कोई प्रोटोकॉल बताया जाएगा, तो हेडर से बात शुरू होगी, और हेडर से आप बहुत कुछ परसीव कर सकते हैं। कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी कि इस हेडर का साइज क्या है? जी, टीसीपी में भी हमने ऐसे ही हेडर देखा था, देन वी ट्राइड कैलकुलेटिंग ये कितने बाइट्स का होगा। 20 बाइट। जी, ये 20 बाइट हेडर है मिनिमम। ये जो रो है, हर रो ये मुझे बता रही है दिस इज 32 बिट्स 20 लॉन्ग है। बाइट्स। जी, तो एक रो ये है, एक रो ये है, ये तीसरी रो है, चौथी है, और ये पांचवी है। ये 5 फिक्स्ड रोज हैं मेरी, और उसके बाद ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर देयर। अगर 4 बाइट ईच है तो 20 बाइट मिनिमम मेरा नेटवर्क लेयर का हेडर होगा, लेकिन ये इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल मेरा असल में यही था कि आप कैसे बता सकते हैं कि नेटवर्क आईपी हेडर जो है फिक्स साइज का है या वेरिएबल साइज का। दो चीजों से मुझे अंदाजा हो रहा है। अगर ये फिक्स साइज हेडर होता तो यूजुअली मुझे हेडर लेंथ बताने की जरूरत ना पड़ती। अगर वेरिएबल साइज हेडर है तो मुझे हेडर लेंथ बतानी है, ताकि रिसीवर जो है अपनी एरे का इंडेक्स आइडेंटिफाई कर सके कि किस इंडेक्स से जाके उसने एप्लीकेशन लेयर डेटा जो है उसको एक्सेस करना शुरू करना है। ठीक है, प्लस ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख दिया गया, तो दैट आल्सो टेल्स कि ये पैकेट में ऑप्शन से एक फील्ड भी मौजूद है। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी यू नो कि किस काम के लिए यूज होते हैं। चेक सम यू नो कि किस काम के लिए यूज होता है। जिन चीज़ों को मैं टिक कर रहा हूँ, मैं इस अजम्पशन पे कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पैकेट लेंथ यहाँ पे भी बताई गई है। लेंथ का फील्ड जो है दैट इज 16 बिट लॉन्गर। दैट मीन्स कि हम 64,000 65,000 तक नंबर ऑफ बाइट्स बता सकते हैं। ये वो लिमिटेशंस है जो हम बात करते होते थे कि हर लेयर की एक लिमिटेशन है कि इतने साइज का पैकेट ही जा सकता है। तो आईपी की लिमिटेशन, उससे बड़ा पैकेट आप भेज नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ बता ही नहीं सकते। लिंक लेयर की लिमिटेशंस बहुत ज्यादा सख्त हैं, वो हम देखेंगे कि यूजुअली 1400-1500 बाइट से ज्यादा बड़ा पैकेट हम भेज ही नहीं पाते। इन फील्ड्स में से कोई सवाल जिनको मैं टिक कर चुका हूं, सो वी कैन मूव फर्दर टू डिस्कस अदर थिंग्स। ग्रेट। जनरली आपकी मशीन्स जो हैं वो एग्जीक्यूटेबल्स की फॉर्म में परफॉर्म कर रही होती है, अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग एप्लीकेशंस चल रही होती है। जैसे आपने कर्नल के आर्किटेक्चर में भी पढ़ा था कि एक प्रोसेस है, वो अपना कोई काम करता है, उसके बाद डेटा दूसरे प्रोसेस को हैंड ओवर कर देता है। तो आपकी मशीन में आईपी एक प्रोसेस है, वो इनकमिंग पैकेट्स को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, इसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है कि मैंने ये अपर लेयर को हैंडओवर करना है, मैंने अपना काम कर लिया है। अब अपर लेयर्स कई हो सकती हैं, टीसीपी एक पॉसिबिलिटी है, यूडीपी एक पॉसिबिलिटी है, आईसीएमपी एक पॉसिबिलिटी है। इस आईपी हेडर के अंदर यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी भी चीज की डिटेल हो सकती है। हेडर जो है, अब मैंने आईपी का नेटवर्क हेडर तो प्रोसेस कर लिया है, पैकेट मैंने हैंड ओवर करना है,
टीसीपी को करूं, यूडीपी को करूं, आईसीएमपी को करूं, और बहुत सारी ऊपर की लेयर्स हैं, उनमें से किसको करूं? तो अपर लेयर टेल्स मी। इसी वजह से टीसीपी या यूडीपी की लेयर्स में हमने कहीं पे भी हेडर टाइप नहीं बताई हुई थी, ये कहीं पे भी पैकेट टाइप नहीं बताई हुई थी कि टीसीपी है या यूडीपी है। तो यहाँ पे मौजूद नंबर बताएगा आईपी लेयर को कि ये पैकेट टीसीपी का है या यूडीपी का है। आई वुड सजेस्ट कि आप दोबारा वायरशार्क पे पैकेट कैप्चर करके इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा, आपको काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहाँ पे मौजूद नंबर जो होता है यूजली 6, 7, 17 इस तरह के कुछ नंबर्स होते हैं, दे टेल के ये टीसीपी है, यूडीपी है, 1 इज फॉर मे बी आईसीएमपी, तो ये अपर लेयर बता रहा होता है। टाइम टू लिव की हम थोड़ी सी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे यहाँ पे मौजूद ये टाइम नहीं है, ये नंबर ऑफ लिंक्स हैं। मैं अगर इसमें लिखता हूँ 20 और मैं पैकेट को भेज देता हूँ, तो 20 लिंक्स के बाद ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी हर राउटर मेरे पैकेट को प्रोसेस करने से पहले मेरे टाइम टू लिव में एक -1 कर, जब ये 0 पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है और एक एरर मैसेज मुझे भेज देता है जिसमें लिखा होता है TTL एक्सीडेड, लिमिट, टाइम लिमिट या टाइम टू लिव एक्सीडेड। ठीक है, वो TTL एक्सीडेड के जो पैकेट होता है उसको रिसीव करने से मेरी मशीन को पता चल जाता है कि यहाँ तो मुझे वो लिंक का जो नंबर है वो बढ़ाने की जरूरत है, या जो भी मुझे अपनी अप्रोप्रिएट एक्शन लेने की जरूरत है मुझे वो देखने चाहिए। अगेन, नेटवर्क की स्टैंडर्ड में मौजूद चीजों को यूज करके लोगों ने बहुत सारी यूटिलिटीज बना रखी हैं। डू यू रिमेंबर हमने एक ट्रेस राउट की यूटिलिटी यूज की थी? एनी वन ऑफ यू? अपनी एप्लीकेशन लेयर में हमने यूज की थी। मैं कहता था ट्रेस राउट google.com, तो मुझे गूगल के और मेरे दरमियान जितने भी राउटर्स थे उन सब के आईपी एड्रेसेस और डिलेज वो बताना शुरू कर देता था। आई कुड एक्चुअली प्लॉट ऑन अ ग्राफ कि मेरा पैकेट ज्योग्राफिकली किस किस रीजन से होते हुए गूगल तक पहुंचा है और किस सर्वर से आंसर होके वापस आया है। ऐसे ही बाय नोइंग द आईपी एड्रेस आई कैन फाइंड आउट द लोकेशंस। इफ आई नो द लोकेशंस तो मैं ज्योग्राफिकली ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकता हूँ। कमांड जो थी मुझे सिंपल आउटपुट्स देती थी कि रिप्लाई फ्रॉम आईपी एड्रेस सो एंड सो, इतना डिले है, रिप्लाई फ्रॉम आईपी एड्रेस सो एंड सो, इतना डिले है। आपको याद है? ये मुझे जाके वो स्लाइड खोलनी चाहिए। सर याद है। ग्रेट। टीटीएल को यूज करके यूटिलिटी जो है कुछ लोगों ने इंप्लीमेंट की। सिंपली मैं कहता हूं पिंग google.com, एक आईसीएमपी का पिंग पैकेट गूगल को भेजा जाता है, वो टीटीएल सेट टू 1। दैट मींस कि पहले ही राउटर पे जाके वो टीटीएल 0 हो जाएगा, पैकेट डिस्कार्ड होगा, राउटर मुझे एक एरर मैसेज भेजेगा। उस एरर मैसेज में सोर्स आईपी जो होगा राउटर का होगा और डेस्टिनेशन आईपी मेरा होगा। तो आई लर्न के दरमियान में एक राउटर है जिसका ये आईपी है और मेरा इससे डिले इतना है। नेक्स्ट टाइम मैं TTL 2 कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं 3 कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं 4 कर दूंगा। इवेंचुअली मुझे अपने और गूगल के दरमियान मौजूद सारे के सारे राउटर्स जो हैं उनका आईपी एड्रेस जो है पता चलना शुरू हो जाएगा, अगर उन्होंने ICMP डिसेबल नहीं कर रखी तो। कुछ ने डिसेबल की होगी, कुछ रिप्लाईज मुझे नहीं मिलेंगे, ज्यादातर रिप्लाईज मुझे मिल जाएंगे। आई कैन फाइंड आउट अ प्रिसाइज पाथ कि मेरे पैकेट्स कहाँ से होते हुए गूगल तक पहुंच रहे हैं, एंड आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ लिंक्स या नंबर ऑफ राउटर्स के कितने राउटर्स ट्रेवर्स हुए हैं गूगल तक पहुंचने के लिए। ये अगेन इन डिस्कशंस का जो पर्पस है मेरा वो ये है कि आप इन स्टैंडर्ड पैकेट्स में रहते हुए बगैर नेटवर्क के लिए कोई भी कोड लिखे बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है नेटवर्क से वो ला सकते हैं। टाइप ऑफ सर्विस इज वन अदर फील्ड। ये नेटवर्क्स के लिए, आईपी नेटवर्क्स के लिए किसी हद तक सोर पॉइंट भी रहा है। आईपी नेटवर्क्स का मैं डिस्कस किया था कि गारंटीज नहीं है, ना डेटा रेट की, ना डिले की, ना टाइम की। कुछ एप्लीकेशंस हैं लाइक माय वॉइस, वो इंटरेक्टिव रह नहीं जाती। अभी आप में से कुछ लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि आवाज में लैग आ रहा है, सुनी नहीं जा रही। उसकी वजह ये है कि पैकेट एक खास डिले के अंदर पहुंच नहीं रहे थे डेस्टिनेशन तक, तो लैग आ रहा था, अब वो आवाज यूजलेस थी। तो टाइप ऑफ सर्विस के जरिए असल में सर्विस क्लास बेस्ड राउटिंग या फॉरवर्डिंग जो है, इसमें डेजिडरेटा या डिजायर्ड चीज ये है कि ऐसी सर्विसेज, ऐसी एप्लीकेशंस जिनको डेटा रेट ज्यादा चाहिए उनको हम वो देने की कोशिश करें, जिनको टाइम गारंटीज चाहिए उनको हम वो देने की कोशिश करें। अगर वॉइस पैकेट है और वो डिले हो गया है तो फिर उसको ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं, फिर हम उसको डिस्कार्ड कर दें, वो यूजलेस हो चुका है। ठीक है, राउटर क्यूज में मुझे वॉइस पैकेट्स को वेट नहीं करवाना चाहिए, आइदर आई शुड फॉरवर्ड देम और आई शुड डिस्कार्ड देम। तो टाइप ऑफ सर्विस जो है, सर्विस क्लास बेस्ड जो राउटिंग है, मुझे ये अलाउ करती है कि मैं मुख्तलिफ एप्लीकेशन सर्विसेज को अलग अलग कर दूं। अगेन अक्रॉस
ग्लोबल इंटरनेट ये चीज़ें बहुत डिटेल में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। शुरू में ये एक एम्प्टी फील्ड था, जिसके बाद में हम टाइप ऑफ सर्विस की सपोर्ट देना शुरू हो गए। जहाँ जहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल होगी वहाँ वहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। यूजली आईएसपी लेवल वगैरह तक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल जाती हैं, लेकिन अक्रॉस द इंटरनेट आपको इसमें प्रॉब्लम आते हैं। आखिरी जो ये 4 बाइट्स हमारे पास रह जाती हैं, दीज आर फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली बिट्स। ठीक है, इनको हम अभी फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली पढ़ते हुए इन चारों की चारों बाइट्स को डिस्कस करते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। ग्रेट। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे टीसीपी पे 1 बाइट ऑफ पैकेट भेजना है तो मैं नेटवर्क में 40 बाइट का ओवरहेड भेज रहा होता हूँ। 20 बाइट्स आईपी हेडर एंड 20 बाइट्स नेटवर्क हेडर। इसी वजह से कई एप्लीकेशंस डेटा को इकट्ठा करके बड़ा पैकेट बना के भेजने की भी कोशिश कर रही होती हैं। ठीक है, इसी वजह से आपकी इवन वॉइस की एप्लीकेशंस भी कुछ ज्यादा मिली सेकेंड्स की सैम्पलिंग करके, मसलन मैं स्काइप पे बात कर रहा हूँ या ईमो पे बात कर रहा हूँ और आवाज अच्छी नहीं आ रही है, तो कुछ थोड़ी सी डिग्रेडेशन के साथ वो आवाज को हैंडल कर लेता है। पहले वो 10-10 मिली सेकेंड की आवाज को सैंपल करता था और 20 बाइट 30 बाइट पैकेट बना के भेज रहा होता था। अब वो 50 मिली सेकेंड की आवाज को सैंपल करता है और 200-300 बाइट का पैकेट बना के भेजता है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड उसने कम कर दिया। तो ये वाला ओवरहेड जो है ये बचना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्लेऑफ्स जो हैं वो भी हेल्प करते हैं आपको नेटवर्क के अंदर एप्लीकेशंस की रनिंग को एनेबल करने के लिए। इसी वजह से स्काइप जो है इट कम्स विद अ सर्टेन सेट ऑफ कोडेक्स। अभी टीम्स वगैरह में भी अगर आप गौर करें तो आपको ये चीज यू स्टार्ट नोटिसिंग कि जैसे ही नेटवर्क की परफॉर्मेंस खराब हुई थी, आवाज चलती रही लेकिन आवाज क्वालिटी जो थी वो थोड़ी सी डिग्रेड हो गई। सही। एक और चीज पे हम आते हैं, दैट इज आवर एक और लास्ट डिस्कशन। सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस जो हैं ये पैकेट ओरिजिनेटर के और पैकेट के रिसीवर के होते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस पैकेट के पूरे ट्रांजिट के अंदर कभी भी चेंज नहीं होते। सोर्स आईपी उस मशीन का होगा जिसने पैकेट ओरिजिनली जनरेट किया था। अगर राउटर पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है तो राउटर का आईपी सोर्स आईपी में नहीं आएगा। इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। अगर राउटर पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है तो राउटर का आईपी सोर्स आईपी में नहीं आएगा। सोर्स आईपी उस मशीन का आईपी है जिसने ये पैकेट जनरेट किया था। डेस्टिनेशन आईपी उस मशीन का आईपी है जिस पे ये पैकेट जाके टर्मिनेट होना है। राउटर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे लिंक लेयर के जरिए हमारे पास आ रही होती है। सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी हमेशा उसी पेयर का रहता है जिसके दरमियान में कम्युनिकेशन होनी है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। हमने बात की थी नेटवर्क लेयर में लेंथ के एट्रीब्यूट के ऊपर जाके कि 16 बिट एट्रीब्यूट है एंड इट कैन वी कैन नंबर अ पैकेट ऑफ अप टू 64-65,000 ऑफ बाइट्स। लेकिन यूजुअली मेरे जो डेटा ट्रांसफर होती है नेटवर्क के अंदर वो लिमिटेड होती है मेरी लिंक्स की कैपेसिटीज के साथ। ये एक अच्छा लिंक था, मैं ट्रांसफर कर सकता था यहाँ से एक पैकेट ऑफ 3000 बाइट्स ऑफ डेटा। ये मेरी इस मशीन से पैकेट ओरिजिनेट हुआ, यहाँ तक आया, 3000 बाइट पैकेट था। इस मशीन से ओरिजिनेट होकर यहाँ तक आया, अगेन ये 3000 बाइट्स पैकेट था। ये जो लिंक लेयर है मेरी, इसकी लिमिटेशन है, ये 1000 बाइट से बड़ा पैकेट भेज नहीं सकती। अब दो ही ऑप्शंस है, आइदर वी कैन डिस्कार्ड दिस पैकेट, एरर मैसेज टू द सेंडर कि पैकेट जो था वो बहुत बड़ा था। आईपी वर्जन 6 में फीचर मौजूद है पैकेट साइज टू लॉन्ग बताने का थ्रू एन ICMP v6 मैसेज। v4 में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अगर ये पैकेट साइज इस लिंक लेयर से बड़ा है तो दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं इस पैकेट के 3 हिस्से कर दूं। मैं सिंपली इसका जो डेटा पेलोड था, लेट्स से 1000 बाइट्स की लिमिट है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इस डेटा पेलोड को कुछ कट्स लगाता हूँ। मैं कहता हूँ पैकेट नंबर 1 ये हो जाएगा, पैकेट नंबर 2 ये हो जाएगा और पैकेट नंबर 3 ये हो जाएगा। ये 3 अलग अलग पैकेट्स बन जाएंगे। एनी क्वेश्चन सर? प्लीज माइक अपने म्यूट रखें आप, ताकि आपकी वो जो बैकग्राउंड डिस्कशंस हैं वो आपके इस रिकॉर्डेड सेशन का हिस्सा ना बने। मैंने एक लार्जर पैकेट भेजा, मेरी ये लिंक लेयर जो थी उतने बड़े पैकेट को लेके जा नहीं सकती थी। उसने इसको इन 3 स्मॉलर साइज पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
लेट्स से मेरी ये वाली लिंक लेयर जो है दोबारा से एक लार्जर पैकेट लेके जा सकती थी। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हम राउटर पे ये एडिट टास्क नहीं देंगे कि वो इन पैकेट्स को पकड़े और दोबारा से रीअसेंबल करके यहाँ पे भेजे। अब ये पैकेट ऐसे ही जाएंगे टिल द डेस्टिनेशन उनको रीअसेंबल करके एक सिंगल पैकेट दोबारा से बना सकती है। ठीक है, ये चीज इसलिए हमें करना पड़ी कि हमारी जो अंडरलाइंग लिंक लेयर थी उसकी एक लिमिटेशन, एक कैपेसिटी होती है, एक टर्म हम यूज करते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट साइज, MTU साइज। उससे बड़ा पैकेट इंक्लूडिंग दी हेडर हम नहीं ट्रांसमिट कर सकते ओवर दी नेटवर्क, तो हमें सारा कुछ मिला के उसके अंदर रखना होता है। यूजुअली आपकी MTUs वगैरह जो है इथरनेट वगैरह पे और इस तरह के जो लिंक लेयर्स होती हैं यूजुअली ये 1000 to 15 बाइट्स, ज्यादा जो कॉमन है दैट इज 1570 बाइट्स वहां पे रहता है। उससे ज्यादा बड़ा पैकेट आप भेज नहीं पाते। अगर जा रहा है तो वो ऑब्वियसली फ्रेगमेंट हो रहा है और रीअसेंबल हो रहा है डेस्टिनेशन पे जाके। जब हम एक पैकेट को फ्रेगमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक और भी इम्पैक्ट आता है। अगर आपने गौर किया तो इस कंप्लीट पैकेट पे एक 20 बाइट हेडर था। अब मैंने 3 पैकेट बनाए तो 3 20 बाइट हेडर लगे हैं, तो 2 एडिड हेडर मुझे अटैच करना पड़ गए, तो 40 बाइट्स ऑफ डेटा जो है मेरी वेस्टेज यहाँ पे आ चुकी है। नाउ कैन वी टॉक अबाउट एन एग्जांपल जहां पे एक पैकेट को हम फ्रेगमेंट करें और फ्रेगमेंट करके रीअसेंबल कर सकें। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे ये बताएं कि इस डेस्टिनेशन पे लेट से ये 3 पैकेट आए हैं, कैन दिस डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल के फ्रेगमेंटेड पैकेट्स थे। नंबर 2, अगर इस डेस्टिनेशन इन पैकेट्स को रीअसेंबल करना है तो उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है। जी सर प्लीज। को कम से कम ये पता हो कि कौन सा पैकेट पहले और कौन सा बाद में। पैकेट के ऑर्डर पता होना चाहिए, पैकेट का ऑफसेट पता होना चाहिए। ऑफसेट एक चीज चाहिए ताकि मैं उस एरे को रीअसेंबल करते हुए मैं अपने कोरस्पॉन्डिंग ऑफसेट्स के ऊपर डेटा रख सकूं। ऑफसेट पता होना चाहिए नंबर 1। नंबर 2, अब ऑफसेट तो पता है लेकिन ये कैसे पता है कि ये सारे के सारे फ्रेगमेंट एक ही पैकेट के हैं। तो जो डेटा को फ्रेगमेंट करेगा वो हेडर में कुछ डाल दे इंडिकेशन की ये हेडर आपका स्टैंडर्ड है, हेडर में आप कोई नई चीज तो डाल ही नहीं सकते। अब देखें हेडर में कोई फील्ड ऐसी मौजूद है जो आपको बताए कि एक ही पैकेट के फ्रेगमेंट थे। हेडर को गौर से देखें, हो सकता है कुछ हो जो बताए कि ये सारे के सारे पैकेट जो हैं ये एक ही पैकेट है। चेक सर, आपने कहा ऑफसेट यहाँ पे मौजूद है 16 बिट आइडेंटिफायर। तो मैंने जब भी कोई पैकेट भेजना है नेटवर्क में तो उसका कोई ना कोई आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर बता रहा है उस पैकेट को आइडेंटिफाई करवा रहा है। जब वो फ्रेगमेंट होगा तो सबके सब फ्रेगमेंट्स का आइडेंटिफायर सेम होगा। ठीक है, ऑफसेट मुझे बता रहा है कि वो पैकेट जो है वो फ्रेगमेंट नंबर कौन सा है। ऐसे ही यहाँ पे 3 बिट के फ्लैग्स मौजूद है जिनको फ्रेगमेंटेशन फ्लैग्स कहते हैं। ठीक है, इनमें से एक बिट बताती है कि कैन वी फ्रेगमेंट द पैकेट और नॉट। अगर एप्लीकेशन फील करती है कि पैकेट फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता है तो वो पैकेट हम फ्रेगमेंट नहीं करते हैं, वी डिस्कार्ड है, जो बताती है कि पैकेट फ्रेगमेंटेड है या नहीं है। और एक तीसरी बिट है जिसको हम अप्रैल फूल्स बिट भी कह देते हैं, डर्टी बिट भी कह देते हैं, अननेसेसरी बिट भी कह देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह के पर्पसेस के लिए ये यूज नहीं हो रही होती। तो जो फ्रेगमेंटेशन की बिट है मेरी, ये मुझे बताती है कि पैकेट फ्रेगमेंटेड है या नहीं है। अब एक बिट से मैंने ये सारा कुछ बताना था, तो उसका रूल ये है कि जब भी मेरी फ्रेगमेंटेशन की बिट 0 होगी इसका मतलब होगा कि इस फ्रेगमेंट के बाद और कुछ नहीं आ रहा है, ये लास्ट फ्रेगमेंट है। और जब भी ये 1 होगी इसका मतलब होगा कि इसके बाद कुछ ना कुछ ट्रेलिंग फ्रेगमेंट्स भी मौजूद हैं। अब हम अपनी इस डिस्कशन की मदद से जो अभी तक हमने की है इन 3 एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैकेट फ्रेगमेंटेड है या नहीं है, और फ्रेगमेंटेड है तो उसका ऑफसेट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लैग में आता है 0, जिसका मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट है, इसके बाद मजीद फ्रेगमेंट इस पैकेट के नहीं है। ठीक है, और ऑफसेट में भी आता है 0, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए। फ्लैग में भी 0 लिखा है, ऑफसेट में भी 0 लिखा है, सर ये फ्रेगमेंटेड नहीं है, ये पैकेट फ्रेगमेंटेड नहीं है, सिंगल पैकेट है। ग्रेट। अगर फ्लैग में 0 लिखा है और ऑफसेट में 450 लिखा है, इसका क्या मतलब है। देयर आर टोटल 450 फ्रेगमेंट्स। ऑफसेट में चले ये बाइट ऑर्डर्ड ऑफसेट है, इसका मतलब ये है कि 0 का मतलब है कि ये लास्ट फ्रेगमेंट है। अगर ऑफसेट भी 0 होता तो हम कह सकते थे कि ये फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेगमेंट है।
इसका मतलब है कि ये लास्ट जरूर है, लेकिन इससे पहले और फ्रेगमेंट एग्जिस्ट करते थे। इस फ्रेगमेंट में मौजूद डेटा जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बाइट नंबर 450 में भी। ठीक है, उस 450 की भी थोड़ी सी एक लॉजिक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा केस ये हो सकता था, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है, ऑफसेट इसके बाद फ्रेगमेंट जरूर हैं, लेकिन ये इसका ऑफसेट 0 है तो ये फर्स्ट 1 है। दूसरी में यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो इन दैट केस वी नो कि ये कोई इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट है, इसके बाद और भी फ्रेगमेंट्स आने हैं। ग्रेट। एक चीज और देखें, हमारे पास जो ऑफसेट का एट्रीब्यूट है दैट इज 13 बिट लॉन्गर, क्योंकि 3 बिट्स हमने फ्लैग्स को दिए हैं। लेंथ का एट्रीब्यूट जो था दैट वाज 16 बिट लॉन्गर। तो लेंथ में तो मैं बता सकता हूँ पैकेट क्योंकि दैट इज 64,000 65,000 लॉन्गर पैकेट। फ्रेगमेंट में मैं 8,000 से ऊपर जा ही नहीं सकता। अब लेट्स से मेरे पास एक सिचुएशन आई है जहां पे एक पैकेट है और वो पैकेट का साइज जो है दैट वाज 40,000 और उसके 10,000 के 4 फ्रेगमेंट बनने थे। तो ऑफसेट के अंदर तो मैं 10,000 लिख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि 13 बिट में तो मैं 10,000 लिख ही नहीं सकता। तो पहले के लिए तो मैं बता दूंगा कि फ्रेगमेंटेशन फ्लैग 1 है और ऑफसेट 0 है। दूसरे के लिए मैंने बताना था फ्रेगमेंटेशन फ्लैग 1 है और ऑफसेट 10,000 है, लेकिन 10,000 बताने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स नहीं है। ऐसे ही? यस ग्रेट, सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हमारा जो लॉस था यहाँ पे 3 बिट लॉस था, 2 raised to power 3 is 8। इस लॉस को अगर हम रिकवर कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे जो भी लिखूं उसको डिवाइडेड बाय 8 करके लिख दूं। सिंस दिस इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो रिसीवर इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करके तो एग्जैक्ट नंबर निकाल सकता है। नेक्स्ट फ्रेगमेंट जो है इट शुड हैव बीन 20,000 अगेन डिवाइडेड बाय 8, तो ये आई बिलीव कि हमें शायद 2500 मिलना शुरू हो गया। आई बिलीव, ये मैं रैंडमली ये नंबर लिख रहा हूँ, मे बी वेरीफाई करने की जरूरत पड़ जाए। ऐसे ही मैं थर्ड फ्रेगमेंट के बारे में भी लिख सकता हूँ। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट में हम जो भी लिखते हैं हम डिवाइडेड बाय 8 में लिखते हैं। तो हमें इतना ख्याल ये नहीं रखना है फ्रेगमेंट करते हुए में कि उतनी ही बाइट्स भेजें जो क्लीनली डिविजिबल हों बाय 8। ये एक एग्जांपल है, ये आपको काफी हद तक क्लैरिटी दे देगी फ्रेगमेंटेशन के इस प्रॉब्लम पे। लेट्स से वी रिसीव्ड अ डेटाग्राम। Again, whenever we say a datagram, that actually means कि we have a packet जिसमें IP header लग चुका है. So we have 3980 bytes, 3980 bytes of data plus 20 bytes of IP header. MTU मेरा 1500 bytes है. अब मुझे fragments बनाने हैं. फ्रेगमेंट्स बनाने हैं तो इसका मतलब ये है कि एक पैकेट में मैं मैक्सिमम 1480 बाइट्स भेज सकता हूं. तो मिनिमम कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे इस पैकेट के? 3 सर. मिनिमम 3 फ्रेगमेंट्स बनेंगे. अब इसका डेटा अगर आप गौर करें तो आई बिलीव कि अब आप इस डेटा को समझने की पोजीशन में हैं. मैंने 1480 बाइट्स यहाँ रखे, 20 बाइट्स ऑफ डेटा आईपी हेडर, 1480 बाइट्स यहाँ रखे और जो रिमेनिंग 1020 बाइट्स थे वो यहाँ रखे. 20 बाइट्स हेडर यहाँ पे तीनों के साथ अटैच हो गया तो 1500 एंड 1040 बन गया. ठीक है, ये 4000 था जब ये सिंगल पैकेट था. जब ये 3 पैकेट बने तो ये 4040 बाइट्स हो गई. आईडी यूनिक सबकी सेम रहेगी. फर्स्ट फ्रेगमेंट पे ऑफसेट 0 है, फ्रेगमेंटेशन फ्लैग 1 है. सेकंड फ्रेगमेंट पे मैंने इधर क्योंकि 1480 बाइट्स ऑफ डेटा भेजा था तो 1480 डिवाइडेड बाय 8 इज 185, तो मैंने ऑफसेट में 185. 1480 यहाँ और 1480 यहाँ 2960 बाइट्स ऑफ डेटा में भेज चुका है इन 2 फ्रेगमेंट्स में. तो यहाँ पे 2960 बाय 8 370 आ गया. लास्ट फ्रेगमेंट था तो इस पे 0 आ गया. तो लास्ट फ्रेगमेंट हेल्प करेगा 0 ये सर ये रिसीवर को 20 बाइट्स आइडेंटिफाई सर करने. दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सी? सर ये 20 बाइट्स एक्स्ट्रा कहां से आए हैं? वो आपका आईपी हेडर है. इधर जो डेटा है आपका दैट इज 1480. MTU है ना आपका 1500 बाइट का, तो आप आईपी हेडर के बगैर तो पैकेट भेज ही नहीं सकते. ये भी असल में 3980 प्लस 20 है क्योंकि ये डेटाग्राम है. ओके सर, ये हेडर कैसे है? सही है जी. इधर भी 1480 प्लस 20 है, यहाँ पे 10 20 प्लस 20 है. तो 40 बाइट्स हेडर के एडिट भी मैंने ऐड कर दिए. अगर मैं इन सारी बाइट्स को ऐड करता हूँ
तो ये 4040 बनने चाहिए, ये 4000 थे, तो 40 बाइट एक्स्ट्रा इसलिए है कि मेरे 2 हेडर ज्यादा हो गए आईपी के। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, लेट मी आस्क वन सिंपल क्वेश्चन। अगर मेरा एमटीयू 1502 बाइट्स होता तो मैं 1482 बाइट्स डेटा भेज सकता था, ऐसे ही। लेट्स से मेरा एमटीयू जो है वो 1500 बाइट्स ना होता, 1502 बाइट्स होता, तो मैं जो डेटा भेज सकता था दैट वाज 1482 बाइट्स, लेकिन ये मैं नहीं भेजता, मैं 1480 बाइट्स ही भेजता। उसकी वजह ये थी कि मैं यहाँ पे ऑफसेट में कंप्लीट नंबर लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स जो है मेंशन नहीं कर सकता, मुझे ज्यादा बिट्स चाहिए होंगे वो मेंशन करने के लिए। एग्रीड? यस सर। यस सर। Now we start our discussion on the IP addressing. IP addressing पे हमें reasonable time चाहिए होगा, शायद हमारे एक दो लेक्चर इसमें एक्सटेंड होंगे, लेकिन I believe कि उसके बाद हम सुपर नेटवर्किंग, सब नेटवर्किंग और कैसे हम सिर्फ IP के वो मास्क और उन चीज़ों को चेंज करके अपनी एड्रेस स्कीम को चेंज कर सकते हैं, उन चीज़ों की बड़ी कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश कर चुके होंगे। कुछ बेसिक डिस्कशंस जो आई बिलीव आप अपनी लैब्स में काफी हद तक समझ भी चुके हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू हम करते जाते हैं। लेट्स सपोज ये कुछ नेटवर्क्स हैं, वी हैव वन राउटर हियर, राउटर की इस साइड पे एक नेटवर्क है, राउटर की इस लेफ्ट हैंड साइड पे एक नेटवर्क है, राउटर की इस राइट हैंड साइड पे एक नेटवर्क है। अगर मैं राउटर के लेट्स से राइट हैंड साइड वाले नेटवर्क को इंसर्कल करता हूं तो इसमें कितने कम्युनिकेशन इंटरफेसेस हैं? सर 2। एक्चुअली 3। ये राउटर खुद भी एक इंटरफेस यहाँ पे रखे हुए हैं। सर लेकिन सर वो तो कम्युनिकेट कर रहा है ना। जी, मैंने यही पूछा कितने इंटरफेसेस हैं। यहाँ पे जो लॉजिक है यूजुअली, नॉट ऑलवेज, लेकिन अमूमन इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में आपकी जो ट्रैफिक है वो आईपी बेस्ड ट्रैफिक आ रही होती है, और इस हिस्से को भी एक आईपी देना होता है। ये नंबर ऑफ इंटरफेसेस पूछने का मेरा मकसद ये था कि कितने आईपी करना पड़ेंगे होते हैं। देखिए एक नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क की एड्रेसेस की एक रेंज है। मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ 10 एड्रेसेस हैं, लेट सपोज, उसमें कुछ रिजर्व्ड हैं। एक एड्रेस है जो नेटवर्क का है, वो किसी को एलोकेट नहीं होगा। एक एड्रेस ब्रॉडकास्ट का होता है, जो पूरे नेटवर्क में अगर कोई बात बतानी हो तो हम उस एड्रेस पे बताते हैं। 2 एड्रेसेस हर नेटवर्क में ये वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग 8 एड्रेसेस हैं वो एलोकेट होते हैं टू द अवेलेबल कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। जितने भी आईपी इंटरफेसेस उस नेटवर्क के अंदर होंगे उनको वो एड्रेसेस एलोकेट हो जाएंगे। तो ये इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एड्रेस है तो आप इससे बात कर सकते हैं, वरना आप इससे बात नहीं कर सकते। क्वेश्चन सर? सर लेकिन सर ये तो हमारा जो एड्रेस है वो तो हमारे राउटर का एड्रेस है ना सर, जो हम राउटर को आईपी देते हैं, मतलब जो उसकी हमारी जो डिफॉल्ट गेटवे होती है राउटर की आईडी। तो बेसिकली सर हमारी वो राउटर की आईडी है वो तो कम्युनिकेट करने के लिए ना, लेकिन यहाँ पे जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो तो सिर्फ मतलब एक 2 सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक 2.1 और 2.2 के साथ हम। यू आर राइट सर, यू आर राइट। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कितने सिस्टम्स हैं, मैंने आपसे ये पूछा है कितने कम्युनिकेशन इंटरफेसेस हैं। अगर आप राउटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो राउटर नीड्स टू हैव वन कम्युनिकेशन इंटरफेस। फॉलो कर रहे हैं बात को? यस सर। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और डिस्कशंस हैं जिसको हम ना यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के डिस्कशन में प्लीज आप मुझसे तब क्वेश्चन पूछेंगे जब मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे बताएं आपकी क्यूरीज क्या हैं। एक और चीज, आपके किसी भी एड्रेस में एक नेटवर्क का हिस्सा होता है, एक होस्ट का हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल आप लैब में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, तो ये क्लास सी एड्रेस है, इतना हिस्सा नेटवर्क का है, बाकी का हिस्सा होस्ट का है। किसी भी एक नेटवर्क में मौजूद मशीन्स का नेटवर्क का एड्रेस सेम होता है, चाहे वो इन मशीन्स की बात करें, चाहे उसी नेटवर्क साइट पे मौजूद राउटर के इंटरफेस की बात करें। मैं इस राउटर का भी जो इंटरफेस इस नेटवर्क की साइट को कनेक्ट कर रहा है, उसको भी नेटवर्क से हटके कोई एड्रेस नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि अपने नेटवर्क के एड्रेस से बात करने के लिए मशीन्स को राउटर की जरूरत नहीं होती। दूसरे किसी भी नेटवर्क के एड्रेस से बात करने के लिए मशीन्स को राउटर की जरूरत होती है।
अपने नेटवर्क में बात करने के लिए राउटर की जरूरत नहीं होती। ये मशीन थी 223.1.1.1, इसने बात करनी थी 223.1.1.2 से, जो इसी के नेटवर्क एड्रेस पे है, ये वाली मशीन से, जो सेकंड मशीन है, इस मशीन से बात करनी थी इस मशीन ने। इन दोनों का नेटवर्क एड्रेस सेम है। तो ये जो 1.1.1 है, जब इसने मैसेज भेजना होगा तो बगैर ढूंढे कि ये 1.2 कहाँ है, ये पिंग का या डेटा का मैसेज या टीसीपी का सिन मैसेज जनरेट कर सकती है, एज्यूमिंग के ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं थ्रू सम स्विच, या इनकी वायर सोल्डर्ड हैं। दिस मशीन कैन एज्यूम कि मैं जो भी जनरेट करूंगी वो इस मशीन तक लाजमी पहुंचेगा। ठीक है, तो अपने नेटवर्क के किसी भी आईपी के लिए मशीन फौरन से ट्रैफिक जनरेट कर सकती है और फौरन से ट्रैफिक जनरेट कर देती है। अपने नेटवर्क से हटके मसलन 223.1.3 एक अलग नेटवर्क है, उसके लिए आपने जब भी ट्रैफिक जनरेट करनी है, यू नीड टू हैव एन इंटरवीनिंग राउटर। अगर आपको इंटरवीनिंग राउटर चाहिए तो उस राउटर को भी तो पैकेट देना है ना, उस राउटर को पैकेट देना है तो वो भी आपके अपने नेटवर्क एड्रेस में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि राउटर का एक इंटरफेस आपके नेटवर्क की तरफ है, उस इंटरफेस का एड्रेस आपने वही रखा है जो आपके नेटवर्क का एड्रेस है। सही है। अब आप अपने जोंग के दूसरे डिवाइसेस में देखिए, आपने विंडोज के जाके डिफॉल्ट गेटवे देखें, अगर आपकी आईपी स्कीम 192.168. समथिंग है तो उसका एड्रेस गेटवे का भी 192.168. समथिंग है। राउटर कुछ नहीं है, उसके मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, वो एक साइड को कनेक्ट कर रहा है दूसरी साइड के साथ। तो जिस साइड ऑफ नेटवर्क पे भी उसका इंटरफेस खोल रहा है, उसने उस इंटरफेस का एड्रेस जो है उसी नेटवर्क साइड वाला एड्रेस रखा हुआ है। आप इन तीनों नेटवर्क्स में ये चीज गौर कर सकते हैं। राउटर के पास 3 इंटरफेस हैं so that it can connect 3 different IP networks। तीनों इंटरफेसेस वाली साइड्स जो हैं, वहां में से लेफ्ट साइड जो ब्लू साइड है, वहां पे राउटर का एड्रेस है 223.1.1 नेटवर्क एड्रेस। जो रेड साइड है वहां पे नेटवर्क एड्रेस है 223.1.2, और जो ग्रीन साइड है वहां पे नेटवर्क एड्रेस है 223.1.3। उसके बाद जो होस्ट एड्रेस है जस्ट हैज टू बी यूनिक विद इन दैट नेटवर्क, प्लस वो रिजर्व्ड जो 2 एड्रेसेस मैंने आपसे कहे थे, ब्रॉडकास्ट वाला और नेटवर्क का अपने वाला, उनको यूज नहीं करेगा। वो पहला और आखिरी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेसिंग स्कीम में हम ज्यादा डिटेल में देख भी लेंगे। नाउ सर, एनी क्वेश्चंस? is now resolved कि नेटवर्क जो राउटर है उसके पास आईपी नहीं होगा, आईपी भी होगा। आईपी होगा तो आपकी मशीन बात कर सकती हैं, और राउटर का वो वाला आईपी आप ही के नेटवर्क का आईपी होगा, वरना आपकी मशीन उस राउटर से बात नहीं कर सकेगी। आपकी मशीन सिर्फ अपने नेटवर्क की फैमिली से बात कर सकती है। एजम्पशन मशीन्स में यही है कि
ग्रेट। हम अभी के लिए अपना लेक्चर आई बिलीव यहीं पे ख़त्म करते हैं।